नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखाजोखा लेकर मैं हूं मौजूद नवीन सक्सेना स्टूडियो में, और आज मेरे साथ इन खबरों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ मनोज जोशी। मनोज, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नजर अब तक की खास खबरों पर। क्रिकेट में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ खेलते हुए भारत ने पहली पारी में 217 रन बनाए। भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच ब्रिस्टल में काउंटी ग्राउंड में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को टेस्ट और एक दिवसीय मैचों में सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 21वीं सदी का सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज चुना गया है। और यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में स्पेन और पोलैंड के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 से ड्रॉ हो गया है। तो ये वो खबरें जिन पर हम चर्चा करेंगे, और इन खबरों पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं मनोज जोशी, खेल विशेषज्ञ। सबसे पहले बात क्रिकेट की। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड के साथ खेलते हुए भारत की पहली पारी 217 रन पर सिमट गई है। भारत की ओर से अजिंक्य रहाणे ने सर्वाधिक 49, जबकि कप्तान विराट कोहली ने 44 रन का योगदान दिया है। जवाब में न्यूजीलैंड ने पहली पारी में बिना कोई विकेट गंवाए 12 रन बना लिए हैं। इससे पहले मैच के तीसरे दिन आज भारत ने 3 विकेट पर 146 रन से आगे खेलना शुरू किया। कल दूसरे दिन का खेल खराब रोशनी के कारण पूरा नहीं हो सका। जहां तक भारत की बैटिंग की बात करें तो रोहित शर्मा ने 34, शुभमन गिल ने 28, चेतेश्वर पुजारा ने 8, विराट कोहली ने 44, अजिंक्य रहाणे ने 49, रविंद्र जडेजा ने 15 रन बनाए। हालांकि ऋषभ पंत हैं बहुत जल्दी आउट हो गए थे, उनका विकेट जेमिसन ने लिया और उन्हें कैच किया लैथम ने। वहीं रविंद्र जडेजा ने 15 रन बनाए, जबकि रविचंद्रन अश्विन ने 22 रन बनाए और ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी 10 रन भी नहीं बना सके। पार्टनरशिप की बात करें, जोड़ी की बात करें तो विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे के बीच अच्छी पार्टनरशिप हुई और उस समय एक वक्त ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम जो है एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकेगी, लेकिन भारतीय टीम 217 रन पर ही सिमट गई। और ताजा स्कोर यह है कि अभी तक न्यूजीलैंड ने अपना कोई भी विकेट नहीं गंवाया है और 12 रन बना लिए हैं। मनोज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मनोज, भारतीय टीम इस समय क्या कहेंगे, स्थिति मजबूत नहीं कह सकते, क्या इसको हम लड़खड़ाई हुई स्थिति कह सकते हैं भारतीय टीम की? निश्चित तौर पर, और खासकर ये देखते हुए कि जो हमारे बैटिंग कोच हैं विक्रम राठौर, उन्होंने कहा भी है कि 250 रन इंडिया को बनाए। अगर भारतीय टीम बनाने में कामयाब हो जाती तो बेहतर स्थिति होती भारत की, लेकिन अब 250 रन तो नहीं बने। लेकिन जहां पर भारतीय गेंदबाजी बहुत ही आला दर्जे की हो रही है, जो काम न्यूजीलैंड के गेंदबाज नहीं कर पा रहे वो भारतीय गेंदबाज कर रहे हैं। गति से छकाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग सऊदी और बोल्ट जैसी स्विंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो हमारी गति है 146 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर टेस्ट मैच में कोई गेंदबाजी कर रहा है तो इसे काबिले तारीफ कहा जाएगा। लेकिन अगर 250 होते तो गेंदबाजों के पास प्रयोग करने के ज्यादा मौके रहते। जी मनोज, सलामी बल्लेबाजों ने बहुत अच्छे तो रन नहीं बनाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन्होंने शुरू में टीम को संभालने की कोशिश की। लेकिन बीच में चेतेश्वर पुजारा का जो विकेट गिरा, उससे शायद भारत की रन गति में कहीं कमी नजर आई। निश्चित तौर पर जिस तरह से पुजारा आउट हुए ना, एलबीडब्ल्यू आउट हुए थे, लेट स्विंग गेंद थी ट्रेंट बोल्ट की और बॉल बहुत ही बेहतरीन थी और आप दिखने में वो आउट स्विंगर से लग रही थी, लेकिन इन स्विंग अंदर की तरफ आ रही थी। उस पर वो पूरी तरह से गच्चा खा गए। और उसके बाद जो है जिस तरह से विराट कोहली ने और अजिंक्य रहाणे ने पारी को संवारा है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। अब ये मत देखिए टेस्ट मैच चल रहा है, बहुत तेज नहीं खेले, बहुत धीमा खेले, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड हाईएस्ट जो पार्टनरशिप थी उन्हीं की थी, इन दोनों जोड़ी की। और उसके बाद कोई कमिटमेंट देखने को नहीं मिला। और जिस तरह से जेमिसन पूरी तरह से मैं कहूँगा टूट पड़े और उनकी जो फुल लेंथ गेंदें थी उनका कोई जवाब नहीं था। नील वैगनर की बाउंसर्स जो थी, शॉर्ट पिच डिलीवरीज थी, और कई बार तो वो बाउंसर जो है ना, वो दिखने में वो बाउंसर वाली फील्ड लगा देते हैं और करते हैं स्लोअर बॉल। ये चकमा देने का एक उनका तरीका है, अपनी शैली है। और जितनी कामयाबी मैं कहूँगा बोल्ट और सऊदी को मिलनी चाहिए थी, उससे कहीं ज्यादा जेमिसन को और नील वैगनर को मिल गई। जी, वहीं हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद ट्रेंट बोल्ट की जो गेंदबाजी होगी वो भारत के लिए घातक सिद्ध होगी, लेकिन यहाँ जेमिसन ने ही घातक गेंदबाजी करी और भारत के 5 विकेट झटक लिए। मनोज? जी हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पर ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि पहले रोहित शर्मा को जो उन्होंने आउट किया, रोहित शर्मा ये जज ही नहीं कर पा रहे थे कि वो आगे जाएं, पीछे जाएं, और गेंद उनसे ज्यादा मुस्तैद निकली। विराट कोहली को उन्होंने एलबीडब्ल्यू आउट किया। निक पेकर गेंद थी जो स्पिनिंग लेग सीम होती है,
और जो आगे जो पोजीशन से बॉल अंदर की तरफ आती है, स्लिप करती है, उसे कहते हैं निप टेकर गेंद, जो आमतौर पर मोहम्मद शमी भी करते हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड भी करते हैं। उस पर उन्होंने बड़ी चौंकाने वाली गेंद पर आउट किया। पंत को जिस तरह से आउट किया, छठे स्टंप की गेंद थी उछाल लेती हुई, और बिल्कुल परिवर्तन के तौर पर वहां वो स्लिप पे आउट हुए। और ईशांत और बुमराह तो खैर लगातार गेंदों पर आउट हुए, उनके लिए तो खैर ज्यादा यहाँ पर ध्यान कुछ बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, स्लिप में क्लोजिंग फील्डर्स अगर आप देखेंगे तो रोहित, पंत, अश्विन, ईशांत के सब जो है स्लिप की दिशा में आउट हुए। अब भारतीय गेंदबाजी का बस कुल मिलाकर यही होना चाहिए कि जो क्लोजिंग फील्डर्स हैं उनको अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना होगा, तभी आप न्यूजीलैंड को 250 के अंदर समेट सकते हैं। अगर भारत की तैयारियों की बात करें तो क्या भारत को यहाँ पे तैयारियां को दिन कम मिले उसका प्रभाव नजर आता है? क्योंकि अब एक ये ऐतिहासिक मैच है, यहाँ पे हर गेंद पहली बार, अगर हम इसे काउंट करें, पहला ऐतिहासिक मैच है, पहली गेंद है, पहली बार बैटिंग कर रहे हैं इस तरह के मैचों में, तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव भी है भारतीय टीम पर। जी, मनोवैज्ञानिक दबाव देखो, वर्ल्ड प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बहुत उमदा प्रदर्शन, बल्कि न्यूजीलैंड से मैं कहूंगा विदेश में खेलने का अगर हम तुलना करें तो न्यूजीलैंड से बेहतर प्रदर्शन भारतीय टीम ने किया। सफलता प्रतिशत भारत का ज्यादा अच्छा था, लेकिन वही बात आ जाती है कि न्यूजीलैंड को इंग्लैंड में खेलने का अभ्यास मिल गया, और 1999 के बाद अगर आप इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराते हैं तो आपका मनोबल बहुत ऊंचा होता है, आप एक ऊंचे मनोबल के साथ उतरते हैं। और भारतीय टीम को तो प्रैक्टिस मैच तक नहीं मिला, खेला भी तो आपस में इन्होंने गाड़ी बांटकर जो है एक प्रैक्टिस मैच खेलकर भी कर्तव्य की दृष्टि समझी। लेकिन इससे थोड़ा बहुत तो देखो फर्क पड़ता ही है कि आप कितनी लय में है, कितनी रिदम में है, कितनी आपको कंडीशंस के हिसाब से कितना आप अभ्यस्त हैं, और कंडीशंस को कि न्यूजीलैंड का माहौल और इंग्लैंड का माहौल काफी कुछ मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा तेज हवाओं का फर्क है। न्यूजीलैंड में ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं, और भारत का माहौल बिल्कुल ही अलग है। ड्यूक गेंद से वो भी एक मैं समझता हूँ जो कि लंबे समय तक स्विंग की कला जो है उसमें आप उसको जिंदा रख सकते हैं। बोल्ट और साउदी उनके पास ऐसे अचूक हथियार हैं। लेकिन अब आप भारत को जो है ना, मैं समझता हूँ अगर बल्लेबाजी अच्छी रहती है भारत की तो भारत ये मैच जीतेगा, नहीं तो काफी कुछ चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। साउथहैम्पटन की पिच ने दिखा दिया कि ये पिच तेज तर्रार गेंदबाजों के लिए है। न्यूजीलैंड 5 गेंदबाजों के साथ उतरा और सभी तेज गेंदबाज हैं, जबकि भारत एक स्पिनर या यूं कहें कि 2 स्पिनर रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के साथ उतर रहा है। ऐसे में भारत का पेस अटैक ज्यादा कामयाब इस पिच पे रहने वाला है या लेटर ऑफ द इनिंग स्पिन? देखिए, अभी तो फिलहाल आप पूरी तरह से तेज गेंदबाजी पर आप निर्भर हैं, और वही आपके लिए अचूक हथियार भी साबित हो सकती है। शुरू में हमें लग रहा था कि 2 स्पिनर्स को खिलाना एक तरह से लग्जरी है यहाँ पर इस मैदान पर, जहां न्यूजीलैंड एक भी स्पिनर नहीं खिला रहा। इंग्लैंड ने पिछला जो टेस्ट मैच खेला था अपनी होम कंडीशंस पर, वहां पर उसने एक भी अपना स्पिनर नहीं उतारा था। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि जो तेज हवाएं जो ऑफ से लेग की तरफ आती हैं, जो हवाएं, वहां पर गेंद स्टिक होने का खतरा रहता है। हवाओं का आप स्पिनर भी अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, जडेजा उसका एक अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, और अश्विन जो है क्योंकि उनकी तरफ बाएं हाथ के कई बल्लेबाज हैं, उसका ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा खासा तजुर्बा है उनके पास, और शायद यही वजह है कि सिराज को बाहर बैठना पड़ा है, और स्पिनर्स क्योंकि इनके पास बल्लेबाजी भी है दोनों के पास, तो शायद यही एक बड़ा कारण था कि अच्छी बल्लेबाजी। और वैसे भी कपिल देव भी कहा करते हैं, सचिन भी कहा करते हैं, शुरू से ही कहते रहे हैं कि अगर आपके पास जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, उससे आपको खेलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कोई टीम कॉम्बिनेशन को लेकर कोई परेशानी वाली बात नहीं। हालांकि इस मैच का जो परिणाम है वो भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है, फिर भी मनोज इस ऐतिहासिक मैच पे बहुत संक्षेप में मैं टिप्पणी चाहूंगा कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत की रणनीति अब कैसी रहेगी? मैं आज के दिन की अगर बात करें, दिन के समाप्त होने तक, क्योंकि अब लंच के बाद का जो वक्त है वो एक बहुत लंबा वक्त है, कितने विकेट भारत की झोली में अब आने चाहिए? देखिए, विकेट तो आप जितनी जल्दी शुरू के उड़ा देंगे उनके उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जो देखिए उनके शुरू के 3-4 प्लेयर ही हैं जो बहुत आला दर्जे के हैं। आप पीछे देखेंगे, वॉटलिंग है उनके विकेट कीपर जो आखिरी मुकाबला खेल रहे हैं अपना टेस्ट मैच का, उनको पिछले 14 मैचों से हाफ सेंचुरी लगाए हुए बहुत लंबा समय हो गया है उनका। और उनकी वैसे बल्लेबाजी लोअर ऑर्डर में वैसे देखने को नहीं मिल रही जो लंबी पारी भी खेल सके। आप शुरू के 4-5 विकेटों का सारा खेल है ये न्यूजीलैंड का, अगर आपने वहां कहीं मोर्चा फतेह कर लिया तो समझिए कि आपके जो सारे पाप धुल जाएंगे। जो कुछ गलतियां की हैं बल्लेबाजों ने, उन गलतियों को
सुधारने का भारत को दूसरी पारी में जरूर मौका मिलेगा। जी, और अब बात महिला क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। 7 साल बाद टेस्ट मैच खेल रही भारतीय टीम ने फॉलो ऑन के बाद स्नेहा राणा और तान्या भाटिया के बीच 9वें विकेट के लिए 104 रन की साझेदारी से इस मैच को ड्रॉ कराने में सफलता हासिल की। शेफाली को इस मैच में 96 और 63 रनों की पारी खेलने के कारण प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। सुनते हैं इस मैच पर देवेंद्र की रिपोर्ट। भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच हुआ एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया, लेकिन इस टेस्ट मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने दूसरी पारी में बेहतरीन प्रदर्शन किया। स्नेहा राणा ने 154 गेंदों पर नाबाद 80 रन और तान्या भाटिया ने 88 गेंदों पर नाबाद 44 रन बनाए। वहीं शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 17 साल की शेफाली ने पहली पारी में 96 रन और दूसरी पारी में 63 रन बनाए। तान्या और शेफाली का ये डेब्यू मैच था। इससे पहले इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 396 रन पर घोषित कर दी थी। कप्तान नाइट ने 95 रन की पारी खेली। वहीं ब्यूमोंट ने 66 रन, शीवर ने 42 रन और सोफिया डंकले ने 74 रन बनाए। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम पहली पारी में 231 रन ही बना सकी। टीम इंडिया ने पहली पारी में 20 रन के अंदर 4 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद अपना पहला मैच खेल रही शेफाली वर्मा ने 96 रन का योगदान दिया, लेकिन भारत को फॉलो ऑन का सामना करना पड़ा। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 8 विकेट पर 344 रन बनाए और मैच को ड्रॉ कराने में सफलता हासिल की। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम मैच को गंवा बैठेगी, लेकिन स्नेहा राणा और तान्या भाटिया ने पारी को संभाला और 104 रन की साझेदारी कर टीम को हारने से बचाया। शेफाली ने स्मृति मंधाना के साथ मिलकर 37 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। शेफाली ने स्मृति के साथ पहले विकेट के लिए 167 रन की पार्टनरशिप की। ये भारत के सलामी बल्लेबाजों की सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। स्पोर्ट्स कैन देवेंद्र त्रिपाठी। मनोज, ये मैच भी एक ऐतिहासिक मैच ही है महिला क्रिकेट के अंदर, और जिस तरह से भारतीय महिला खिलाड़ियों ने कामयाबी हासिल की है इस मैच को ड्रॉ कराने के लिए, वो भी एक बहुत बड़ी सफलता है। मनोज, निश्चित तौर पर भी जब देखिए बीसीसीआई ने जब से अधिग्रहण किया है या ये कहिए कि महिला क्रिकेट की बागडोर अपने हाथ में संभाली है नवंबर 2006 में, तब से लेकर अब तक आप ये देखिए कि 15 वर्षों में सिर्फ तीसरा टेस्ट मैच भारतीय टीम खेल रही थी। जी, वनडे T20 बहुत खेले हैं, लेकिन टेस्ट मैच का बिल्कुल तजुर्बा नहीं है। ज्यादातर खिलाड़ी अपना डेब्यू कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट में। 199 रन पर 7 विकेट गिरने के बाद अगर भारतीय टीम टेस्ट मैच अपना बचा लेती है, ये काबिले तारीफ है, बेहतरीन प्रदर्शन है। स्नेहा राणा 8वें नंबर की खिलाड़ी 80 रन बनाती हैं, और उसके बाद आप देखिए 9वें नंबर की प्लेयर जो है शिखा पांडे, जो गेंदबाजी के लिए जानी जाती है, वो 18 रन बनाती हैं, पार्टनरशिप करती हैं। और तान्या भाटिया जो कि 10वें नंबर की बल्लेबाज हैं, वो 44 रन की नॉट आउट पारी खेलती हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय बल्लेबाजी अपने पूरे शबाब पर थी। कुचल्ला बल्लेबाजी जिन्होंने भारत को मैच बचा लिया, और अब ये चीजें बहुत ही तय हो गई हैं कि भारतीय क्रिकेट में ऑलराउंडर्स का महत्व बहुत ज्यादा है। आपको बल्लेबाजी करनी होगी, चाहे कुचल्ला बल्लेबाजी क्यों ना हो। इस बीच भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को टेस्ट और 1 दिवसीय मैचों में सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 21वीं सदी का सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज चुना गया है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मुकाबले के ऐतिहासिक मौके पर एक टीवी चैनल की ओर से 21वीं सदी के अब तक के सबसे महान खिलाड़ी को चुनने के लिए वोट करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें इस महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को 21वीं सदी का महान बल्लेबाज चुना गया। और अब बात ओलंपिक की। ओलंपिक खेलों में अब 32 दिन शेष है और खेलों के इस महाकुंभ में अपना जौहर दिखाने के लिए सभी खिलाड़ी जमकर तैयारियों में जुटे हैं। ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से सभी खेल प्रेमियों को पदकों की उम्मीद है। स्पोर्ट्स स्कैन ने एक विशेष श्रृंखला शुरू की है। इसमें आज हम बात करेंगे भारतीय निशानेबाज दीपक कुमार की। भारतीय वायुसेना में निशानेबाज सार्जेंट दीपक कुमार का जन्म 5 नवंबर 1987 को दिल्ली में हुआ था। दीपक कुमार ने अपनी स्कूली शिक्षा देहरादून के गुरुकुल पौंधा से की, जहां उन्होंने सीखा कि मानव शरीर के मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान को कैसे नियंत्रित किया जाए। गुरुकुल ने मेरी जो पृष्ठभूमि है वो इतने अच्छे तरीके से बनाई कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। कि जो गुरुकुल ने मुझे शिक्षा दीक्षा दी, उसके तहत मैं अपने आप को समझता हूँ कि सिर्फ मैं नॉर्मल इंसान हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं हूँ।
ओलंपिक में भाग लेने वाले निशानेबाजी दल के दीपक कुमार भारतीय वायुसेना में एक गैर कमीशन अधिकारी हैं और इस बार टोक्यो ओलंपिक में अचूक निशाने लगाकर पदकों को अपनी झोली में डालने के लिए तैयार हैं। दीपक कुमार ने ग्वाडलाजरा में 2018 में ISSF विश्व कप में मेहुली घोष के साथ 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाले निशानेबाज दीपक कुमार टोक्यो ओलंपिक में अच्छे नतीजों की उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा सपोर्ट हमें मिल रहा है तो हम डैम श्योर कि जितने भी एथलीट इंडिया से ओलंपिक के लिए जाएंगे वो भारत का नाम रोशन करेंगे और भारत का झंडा ऊपर ही कर करके आएंगे। दीपक कुमार रियो ओलंपिक में भारत के निशानेबाजी में पदक से वंचित रहने के 4 साल बाद अब टोक्यो ओलंपिक खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा दी जा रही सुविधाओं पर उन्होंने बताया, तैयारी का देखें आज की डेट में जो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मैं कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हूँ, आंखों से आंखें मिला करके शूट करने के लिए तैयार हूँ। दीपक के पदकों की सूची बहुत लंबी है जो ये दर्शाती है कि टोक्यो ओलंपिक में ये निशानेबाज एक बार फिर सटीक निशाने लगाकर पदक जीतने में कामयाब रहेगा। दीपक ने चेक गणराज्य में आयोजित कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप 2017 में कांस्य पदक जीता था। उनके पदकों का सफर यही नहीं थमा, वर्ष 2018 उनके लिए निशानेबाजी में कुछ और पदक लेकर आया। दीपक कुमार ने 2018 में एशियाई खेलों में सटीक निशाना साधते हुए रजत पदक हासिल किया और फिर मैक्सिको में कांस्य पदक जीता और फिर इसी साल कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप का खिताब जीता। हमारे पास समय है बट जो अपनी अच्छाइयां हैं उनको और ज्यादा शार्प करना है तो उस पर मैं संलग्न हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में इसी तरीके से काम करता रहूं। दीपक कुमार लगातार अपने प्रदर्शन को बेहतर कर रहे हैं और लगातार पदक जीतते रहे हैं। 2018 में म्यूनिख विश्व कप, 2019 में मिक्स इवेंट में रजत पदक और फिर रियो वर्ल्ड कप 2019 में मिक्स्ड इवेंट में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। मनोज, दीपक के बारे में टिप्पणी। जी नवीन, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी जो आपकी रिपोर्ट में भी बताई गई कि बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे एशियन चैंपियनशिप हो, जहां पर उन्होंने ओलंपिक कोटा हासिल किया। 2018 में जो नियम में बदलाव हुआ है 10 मीटर एयर राइफल में फाइनल 24 शॉट्स आपको लगाने होंगे और आपको शुरू से लेकर आखिर तक लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा और हाईएस्ट अचीवेबल स्कोर जो है वो 261.6 है, 252.8 जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड है और 228-230 वो आमतौर पर कर रहे हैं और यहाँ कड़ी प्रतियोगिता के बीच यदि वो 235-240 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो फिर पदक की आप उम्मीद कर सकते हैं। तो ये बात थी निशानेबाज दीपक कुमार की। और अब बात यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट की। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में ग्रुप ई में स्पेन और पोलैंड के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 से ड्रॉ हो गया है। स्पेन की ओर से अल्वेरो मोराटा ने 25वें मिनट में गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई, लेकिन मैच के दूसरे हाफ में पोलैंड की ओर से रॉबर्टो लेवोस्को ने 54वें मिनट में गोल दागकर टीम को 1-1 की बराबरी पे ला दिया। टूर्नामेंट में आज ही ग्रुप ए में इटली का मुकाबला वेल्स से जबकि स्विट्जरलैंड का मुकाबला तुर्की से होगा। सुनते हैं कल हुए मैचों पर दिव्या की रिपोर्ट। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में ग्रुप एफ के मुकाबले में जर्मनी ने पुर्तगाल को 4-2 से पराजित किया। जर्मनी के म्यूनिख में कल खेले गए इस मैच में जर्मनी की ओर से रूबेन डियास, राफेल ग्यूरेरो, काई हावर्ड्स और रॉबिन गोसेंस ने गोल किए। पुर्तगाल की ओर से क्रिस्टियानो रोनाल्डो और डियोगो जोटा ने गोल किए। जर्मनी ग्रुप एफ में 2 मैचों में 3 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि पुर्तगाल भी 2 मैचों में 3 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। जर्मनी का अगला मुकाबला हंगरी से और मौजूदा चैंपियन पुर्तगाल का सामना 2018 के फीफा विश्व चैंपियन फ्रांस से होगा। यूरो कप में ही कल हुए मैचों में ग्रुप डी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मुकाबला गोल रहित ड्रॉ रहा, जबकि ग्रुप एफ में हंगरी और फ्रांस का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। हंगरी की ओर से इटीला फायोला ने और फ्रांस की ओर से एंटोनियो ग्रिजमैन ने 1-1 गोल किया। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स कैन। मनोज, यूरो कप अब धीरे धीरे फाइनल, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल की ओर बढ़ रहा है और धीरे धीरे अब सभी की जो उपस्थितियां हैं वो अपने अपने ग्रुप में तय हो रही हैं। संक्षिप्त टिप्पणी। जी हाँ, बिल्कुल। ये देखिए ना कि जर्मनी जो है पुर्तगाल को हरा रहा है जो कि मौजूदा चैंपियन है और 2 आत्मघाती गोल उनको बहुत महंगे साबित हो रहे हैं। हंगरी फ्रांस को रोक रहा है बराबरी पर, वही विश्व चैंपियन, मौजूदा विश्व चैंपियन है। और अब जो जितने मुकाबले जैसे कि आपने बताया कि जो अब होने वाले हैं, अब इटली का मुकाबला वेल्स से है और निश्चित तौर पर मैं कहूंगा स्विट्जरलैंड तो चाहेगा इस ग्रुप से कि वेल्स जो है हारे इस मुकाबले को और उससे ताकि उसको आगे के लिए रास्ता बने। और मैं आपको एक छोटा सा अपडेट दे दूं चलते चलते कि ये जो भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला भी चल रहा है उसमें बारिश ने खलल डाल दिया है। 19 रन बिना किसी नुकसान के ये है स्कोर
और अब कब खेल शुरू होगा ये अब बहुत दिलचस्प होगा सारे क्रिकेट प्रेमियों के लिए। धन्यवाद मनोज, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए और ये क्विक अपडेट हमें देने के लिए धन्यवाद। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। चलते चलते हम आपको बता दें कि क्रिकेट में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ खेलते हुए फिलहाल अभी मैच रुका हुआ है, लेकिन भारत ने पहली पारी में 217 रन बना चुके हैं और भारत की पहली पारी समाप्त हो चुकी है। नमस्कार।